Hello friends, myself Tushar Tyagi. Let's start the revision of chapter कंपनीज एक्ट 2013 लॉ का। अब देखो रिवीजन से पहले लॉ के बारे में कुछ बात कर देते हैं। लॉ एक थ्योरी सब्जेक्ट है, सबको पता है, डिस्क्रिप्टिव भी है। तो डिस्क्रिप्टिव थ्योरी सब्जेक्ट में जितना हम आईसीआई के मॉड्यूल पर या आईसीआई की लैंग्वेज लिख सकते हैं उतने ज़्यादा हमें मार्क्स गेन होंगे। अगर कोई ऐसा मॉड्यूल है जो आईसीआई की लैंग्वेज से हटके है वो तो पढ़ने में अच्छा लगेगा, ईजी लगेगा, लेकिन उससे मार्क्स गेन नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हम मॉड्यूल से ही रिवीजन करेंगे सभी चैप्टर्स का। लेट्स स्टार्ट। एक मिनट बस, अभी कर देते हैं चालू। यहाँ से स्टार्ट करें मीनिंग से। तो कंपनी क्या है? व्हाट इज कंपनी? अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल ने कहा था, ए कॉरपोरेशन इज एन आर्टिफिशियल बीइंग, इनविजिबल, इंटेंजिबल, एग्जिस्टिंग ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ। मतलब क्या है? मार्शल लॉ जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कहा था कि एक कॉरपोरेशन जो है वो एक आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मतलब जो रियल में एग्जिस्ट ना करता हो। जैसे हम इंसान, हम तो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो कंपनी कोई रियल में थोड़ा ना खड़ी है। जो हम देखते हैं वो तो बिल्डिंग है या फर्नीचर है या पीपल्स है या रिसोर्सेज है, लेकिन वे कंपनी जो है वो एक लीगल फॉर्म है, लीगली हुई होती है। मतलब वो सिर्फ कागजों में एग्जिस्ट करती है, मतलब एक लॉ में एग्जिस्ट करती है। कंपनी कोई फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। इनविजिबल है, इंटेंजेबल है, एंड एग्जिस्ट ओनली इन कंटेम्परेरी ऑफ लॉ। मतलब सिर्फ कानून की नज़र में कंपनी, कंटेम्परेरी ऑफ या आइज ऑफ लॉ भी बोल देते हैं इसे, कि मतलब सिर्फ कानून की नज़र में ही कंपनी रहती है, बाकी एक इनविजिबल है। बीइंग अ मेयर क्रिएशन ऑफ लॉ, सिर्फ ये क्रिएशन ऑफ लॉ है। वही जो मैंने बताया कि कानून की नज़र में ही रहती है कंपनी, वरना बाकी तो फर्नीचर बिल्डिंग वगैरह है। इसे देख के क्या कंपनी तो ना, ये तो बिल्डिंग है। तो वही चीज़ है कि बिल्डिंग है, लेकिन कंपनी एक ऐसी टर्म है, एक ऐसी होती है फॉर्म जो लॉ की नज़र में बनी हुई होती है। इट possesses only those properties which the charter of its creation confirm upon it, either expressly or accidentally to its very existence। मतलब इट possesses only those property, मतलब इसकी कुछ एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती है, जैसे सेपरेट लीगल एंटिटीज हो गई और परपेचुअल सक्सेशन हो गया। ऐसे ही पूरी प्रॉपर्टीज की लिस्ट आगे है इस चैप्टर में। तो ये इसकी एक लिस्ट होती है जो इसे एक्सप्रेसली मिलती है या फिर एक्सीडेंटली मिलती है। इन अ वर्ड ऑफ प्रोफेशनल हैंड से हेंसले ने कहा था, ए कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन which is an artificial person created by law having a separate entity with a perpetual succession and a common seal। ये डेफिनेशन सबसे ज़्यादा चलती है, इसी से इसके हम फीचर निकाल देंगे। फीचर ऑफ कंपनीज क्या क्या फीचर है? इसने कहा कंपनी एक ऐसी इनकॉर्पोरेशन, एक ऐसी एसोसिएशन है जो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसे आर्टिफिशियल पर्सन की का दर्जा मिला है, कि जिसे आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है आइज ऑफ लॉ में। लॉ के, क्योंकि ये लॉ से ही बनती है, तो आइज ऑफ लॉ में से आर्टिफिशियल पर्सन बन जाता है। आर्टिफिशियल जैसे हम तो रियल पर्सन है, लेकिन क्योंकि हम सामने दिख रहे हैं, बोल रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन कंपनी ना दिखती ना बोलती, तो इसलिए वो आर्टिफिशियल पर्सन सिर्फ लॉ के लिए ही क्रिएट करा गया है, कि लॉ के नज़रिए से ही क्रिएट करा गया है। हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, सेपरेट एंटिटी मतलब होता है कि जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, तो उसमें जो ओनर होता है और जो बिजनेस होता है वो एक ही होता है। लेकिन जो कंपनी होती है, इसका जो ओनर होते हैं, ओनर कहें या शेयर होल्डर जो होते हैं, जो रियल ओनर होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं। तो इसके जो शेयर होल्डर होते हैं और जो कंपनी होती है वो अलग होती है। अलग कैसे होती है? कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के डे टू डे लाइफ में, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन में इंटरफेयर नहीं करते। उसके लिए एक मैनेजमेंट होता है अलग से, पूरा एक बोर्ड बनता है मैनेजमेंट का, और सब चीज़ पूरी एक अलग से मैनेजमेंट होता है। और शेयर होल्डर कंपनीज के डे टू डे में नहीं करते, इंटरफेयर करते। भाई जब इंटरफेयर करते हैं, जब कोई मीटिंग होती है, उसमें भी जो ज़्यादा, जिसके पास ज़्यादा शेयर होल्डिंग होती है उसको ज़्यादा एम्फेसिस या उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जैसे मान लो कि जियो है या रिलायंस, कि रिलायंस कंपनी में सबसे ज़्यादा शेयर किसके पास है? मुकेश अंबानी जी के पास है। तो मुकेश अंबानी जी के पास सबसे ज़्यादा शेयर होगा रिलायंस के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिलायंस के जब मीटिंग होगी तो उसमें सबसे ज़्यादा जो डिसीजन लिए जाएंगे तो सबसे ज़्यादा एम्फेसिस उन्हीं के डिसीजन पे लिया जाएगा, कि वह किसी प्रपोजल को हाँ कहते हैं कि ना कहते हैं। ये है इस चीज़ का मतलब, कि सब सेपरेट है। रिलायंस और मुकेश अंबानी जी अलग अलग चीज़ है। मुकेश अंबानी जी का डिसीजन इंपॉर्टेंट है मान लिया, लेकिन उसके ऑपरेशन अलग है, उसका ऑपरेशन मैनेजमेंट अलग से चलाते हैं।
विद ए परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है, मान लो रिलायंस का ही जिक्र करते हैं हम फिर से, कि रिलायंस जो बनाई तो मुकेश अंबानी जी के फादर ने दी, लेकिन अब वे नहीं रहे, तो अब उसे मुकेश अंबानी जी चला रहे हैं, फिर मुकेश अंबानी जी के बाद आनंद अंबानी चलाएंगे, ये जो भी चलाएंगे दोनों भाइयों में से। तो कि मतलब ये है कि आदमी चाहे रहे ना रहे, कंपनी रहेगी जब तक, टिल जब तक उसका वाइंडिंग अप नहीं होगा इन द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब इन लॉ, कि जैसे लॉ में उसका क्रिएशन के बारे में लिखित है, ऐसी उसके जो वाइंडिंग अप के बारे में भी एक पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है कंपनीज एक्ट में। तो जब तक वो प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा तब तक कंपनी चलती रहेगी, जब जो इसने कंपनी बनाई है वो पर्सन रहे या ना रहे। इसके ऊपर एक वही बनता है, केस भी आता है, क्वेश्चंस भी आता है कि चार पार्ट वो थे कंपनी के, वे और वे फिर उसमें डेथ हो गई तो क्या कंपनी चलेगी? हाँ, कंपनी चलती रहेगी। एंड ए कॉमन सील, कॉमन सील क्या, जैसे मान लो हम तो सिग्नेचर कर सकते हैं, अब सभी सब हर एक इंसान का अपना एक सिग्नेचर होता है, तो बीइंग अ ह्यूमन हम सिग्नेचर कर सकते हैं, लेकिन कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो सिग्नेचर कैसे करे? तो ये समस्या थी, तो इसके लिए एक कॉमन सील होती है, जैसे एक मोहर होती थी कंपनी की, जिसपर कंपनी का नाम एड वो लिखा रहता है, नाम वगैरह लिखा रहता था, तो उस मोहर को हम हर एक डॉक्यूमेंट में लगा देते थे जिससे वेरीफाई हो जाए। लेकिन अब कॉमन सील ऑप्शनल है, चाहो तो रखो चाहो तो ना रखो, अब कॉमन सील ऑप्शनल है। The definition sum up with the meaning as well as feature of the company's succeeding. However, the act define the term company every different. एक्ट जो है यानी कंपनीज एक्ट 2013, इससे पहले 1956 में था, उसके बाद चेंजेस आते रहे, 2013 का हम पढ़ रहे हैं। तो कंपनी एक्ट 2013 जो कहा था इसमें थोड़ी डिफरेंट मीनिंग है। क्या कहता है इसका? सेक्शन 2। अब देखो सेक्शन की एक बात होती है, ये जो सेक्शन है ये सब सेक्शन है, ठीक। सेक्शन 2 किसी भी एक्ट का हो, किसी भी एक्ट का, ज़्यादातर वो डेफिनेशन की बात ही करता है, और सेक्शन 1 इज एप्लीकेशन की बात करेगा ज़्यादातर, और सेक्शन 2 डेफिनेशन की बात करेगा। तो सेक्शन 2 क्लोज 20 क्या कहता है? कंपनी एक्ट 2013 का डिफाइन करता है कंपनी को। क्या कहता है? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। अब ये ना एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ होगा कि मान लो अगर कोई कंपनी एक्ट 2013 को अगर हम पढ़ रहे हैं, तो अगर हम ये ना लिखें तो 2013 से पहले जितनी भी कंपनी बन चुकी होंगी वे सब कंपनी की डेफिनेशन से बाहर चली जाएंगी, और तो इसलिए वो कंपनी नहीं मानी जाएंगी। इस वजह से हमें लिखना पड़ा कि अगर किसी प्रीवियस एक्ट में भी, जैसे 1956 हो गया या फिर और भी किसी एक्ट में अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो वो भी इस एक्ट के लिए भी, मतलब कंपनी एक्ट 2013 के लिए भी वो कंपनी ही मानी जाएगी। ये है इसका मतलब। As we shall progress under this chapter, the meaning or of the terms company will be understand by this term. फीचर देख लो, ये फीचर उसी से मीनिंग से हुए, इस वाली डेफिनेशन से, इस वाली डेफिनेशन से ही बने हैं ये फीचर्स। तो फीचर्स कंपनी के देख लेते हैं। देखो सेपरेट लीगल एंटिटी, कि कंपनी की उसके मेंबर से या उसके शेयर होल्डर से एक अलग एंटिटी होती है, मतलब शेयर होल्डर अलग कंसीडर करे जाते हैं और कंपनी एक अलग चीज़ अलग से कंसीडर कर जाती है, उसके मैनेजमेंट चलाता है उसे। जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर, परपेचुअल सक्सेशन, चेंज इन अ मेंबर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टिंग कंपनी। मतलब आज मुकेश अंबानी है, कल को आनंद अंबानी होंगे, ये तो इस तरीके से। जैसे पहले टाटा जी थे, वो जमशेदजी टाटा जी ने बनाई थी, फिर अब रतन टाटा जी चला रहे हैं। तो मतलब पर मेंबर जाए या आए उससे फर्क नहीं पड़ता, कंपनी एक बार क्रिएट हो गई तो जब तक उसके लॉ के प्रोसीजर से बाइंडिंग अप नहीं होगी, जब तक कंपनी चलती रहेगी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि जैसे एक मान लो शॉप है, एक ओनर की शॉप है, जेठालाल की शॉप है लेट्स सपोज। तो जैसे जेठालाल की शॉप है, तो जब हम जेठालाल की शॉप पे मान लो अगर कोई लॉस होगा तो उसको बियर कौन करेगा? जेठालाल। पूरे का पूरा लॉस कौन बियर करेगा? जेठालाल। अब मानो एक कंपनी है जिसके अंदर 100 शेयर होल्डर है, 100 शेयर होल्डर है, तो लॉस कौन करेगा? शपथ शेयर होल्डर करेंगे, वो भी उसी अमाउंट से करेंगे जो उनका ही पैसा कंपनी के पास पड़ा है रिजर्व के नाम पे। रिजर्व के नाम पे पैसा कब पड़ा जाता है कंपनी के पास? मान लो कंपनी ने इनकम अर्न करी, तो कंपनी जब इनकम अर्न करती है शेयर होल्डर को, मतलब शेयर होल्डर के दिए हुए पैसे से, या फिर जब कंपनी इनकम अर्न करेगी, तो उसमें ना एक सीक्वेंस होता है पेमेंट का, लेकिन उसमें यह है कि शेयर होल्डर को डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है। मतलब शेयर होल्डर के पैसे से कमाया हुआ पैसा शेयर होल्डर को देना कंपलसरी नहीं है, ये कंपनी की चॉइस पे है कि वो कितना डिविडेंड देती है। इसकी एक कैलकुलेशन होती है एफएम के अंदर कि कितना देना चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हम लॉ की बात करें, फाउंडेशन के लॉ की बात करें, तो
ऐसे कंपलसरी कोई कंपल्शन नहीं है कि इतना अमाउंट देना ही पड़ेगा। तो कंपनी ये करती है जनरली पूरा नहीं दे पाती, क्योंकि उसे फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो वो अपने पास सेव करके रखती है, तो वो रिजर्व बनाती है। तो अगर लॉस भी होता है तो वो इधर उससे कर देती है। तो इसलिए कहना है कि लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर। कंपनी की लाइबिलिटी भी लिमिट अलग है, डिफरेंस है मेंबर से। तो कि मेंबर अपने उस शेयर के एक्सटेंट तक ही लाइबल है, जितनी वैल्यू का शेयर है उतनी वैल्यू तक के लिए लाइबल है, उनकी पर्सनल एसेट के लिए वे लाइबल नहीं है। कि भाई मान लो कल को लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो डूबेगा, उन कंपनी डूबेगी, उसके मेंबर तो उतने उतने के लिए डूबेंगे जितने के लिए उन्होंने शेयर लिए होंगे, उससे ज़्यादा के लिए उसकी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है मेंबर्स की किसी की भी। लेकिन अगर हम उसकी बात करें बिजनेस की, जैसे जेठा की, तो अगर उसकी दुकान की, तो दुकान के पैसे भी डूबे और उसके घर भी जा सकता। तो ये है दोनों में डिफरेंस। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, तो आर्टिफिशियल पर्सन तो पहले ही बता रहे कि ये कोई रियल तो है नहीं हमारी तरह। कंपनी कैन एक्ट थ्रू ह्यूमन एजेंट ओनली। ह्यूमन एजेंट मतलब ह्यूमन पर्सन के थ्रू ही करते हैं। मैनेजमेंट सब ह्यूमन ही होता है यार, लेबर से लेके मैनेजमेंट तक, सीईओ सीएफओ सब है तो इंसान ही। तो वही चीज़ कह रहा है। कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, शू कर सकती है, टू बी शूड इन ओन नेम। हाँ ये बात है। मान लो एक जैसे नेस्ले का वो केस हुआ था कि जब कि गया था कि भाई सच झूठ तो खैर हम नहीं कह सकते, लेकिन जो नेस्ले का केस हुआ था कि भाई नेस्ले की मैगी में कुछ गड़बड़ बोली थी कुछ लोगों ने, तो वो गड़बड़ पे जब केस हुआ था तो वो क्या मैनेजमेंट के नाम पे हुआ था, ये किसी शेयर होल्डर के नाम पे हुआ था। मान लो मेरे पास नेस्ले के शेयर है तो कोई मेरे नाम पे थोड़ी ना हुआ था, वो कंपनी के नाम पे हुआ था, नेस्ले के नाम पे केस हुआ था। तो कंपनी कैन बी शूड मतलब कंपनी के नाम पे शू हुआ, इन हिज ओन नेम। अब मान लो कंपनी किसी दूसरी कंपनी के अगेंस्ट कुछ शू करना चाहती है, कि मान लो किसी कंपनी का कोई पेटेंट था और दूसरी कंपनी ने उसे कॉपी कर लिया, ऐसा मान के चलो। तो वो जो कंपनी है वो अपने नाम से तो शू करेगी कि भाई मैं एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी हूँ, मेरा पेटेंट था, ये पीक्यूआर कंपनी ने कॉपी कर लिया। तो जो केस होगा तो वो कंपनी अपने नाम पे करेगी। ये कैसे करेगी? मेरा एक शेयर होल्डर है एक्स, उसके बिहाफ में, मेरा एक शेयर होल्डर है वाई, उसके बिहाफ में, मेरा एक शेयर होल्डर है जेड, उसके बिहाफ में। ऐसे नहीं चलेगा, एक पूरे कंपनी के नाम पे होता है। कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड है, मैं एक्स वाई जेड लिमिटेड हूँ, मेरे बिहाफ में पीक्यूआर लिमिटेड पे कर रही हूँ केस, क्योंकि पीक्यूआर लिमिटेड ने मेरे पेटेंट को चुराया है। इस तरीके से होता है। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है, सबको पता है कि मटेरियल, कोई मान लो मटेरियल आएगा, प्रोडक्ट बनेगा, फिर मटेरियल तो आएगा। अगर प्रोडक्शन वाली सर्विस वाली कंपनी नहीं, प्रोडक्शन वाली कंपनी, तो प्रोडक्ट बनेगा तो मटेरियल तो आएगा, तो मटेरियल भी खुद के नाम पे खरीदेगी, सेल्स भी खुद ही के नाम पे होएगी, सब चीज़ें वो खुद ही के नाम पे करेगी, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन करेगी खुद के नाम पे ही करेगी। सेपरेट लीगल एंटिटी को पूरा पढ़ लेते अच्छे से। देयर आर ए डिस्टिंक्ट फीचर बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सब ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स में अलग अलग फीचर होते हैं। एंड द मोस्ट स्ट्रिक्टली फीचर ऑफ द कंपनी फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, जो उसे दूसरों से अलग बनाती है, वो क्या है? इज एक्वायर ए यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। इस कंपनी जो दूसरों से इसे अलग बनाती है, वो इसका एक फीचर है इंपॉर्टेंट, सेपरेट लीगल एंटिटी। ये और में नहीं होता, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी नहीं होता, ये पार्टनरशिप में भी नहीं होता, लेकिन हाँ ये एलएलपी में कहीं ना कहीं मिल जाता है ये। तो ये कंपनी के रिगार्ड में बात करें अगर हम, तो कंपनी में यूनिक फीचर होता है जो इसे बाकी फॉर्म से अलग बनाता है। इन अदर वर्ड, व्हेन ए कंपनी इज रजिस्टर्ड इट इज क्लोथन विद अ लीगल पर्सनैलिटी। क्लोथन मतलब, अब यहाँ से क्लोथन से एक कॉन्सेप्ट बन गया है कॉर्पोरेट वेल का। समझो, जैसे कंपनी क्रिएट होगी, जब रजिस्टर हो गई, क्रिएट हो गई, तो कंपनी को एक क्लॉथ मिल गया, कपड़ा मिल गया कि जो उसे अलग बनाता है। जैसे मान लो कंपनी और मेंबर खड़े हैं, तो उनके बीच में कपड़ा है, मतलब जो कंपनी की लायबिलिटी है वो मेंबर की नहीं हो सकती, वो कंपनी की है। तो वो डिफरेंस बना देता है दोनों को। तो इसलिए कहते हैं कि उसमें क्लोथन हो जाता है विद लीगल पर्सनैलिटी। कंपनी को एक लीगल दर्जा मिल गया, लीगल पर्सनैलिटी मिल गई है उसे। इट कम टू हैव ऑलमोस्ट द सेम राइट एंड पावर्स एज द ह्यूमन बीइंग। जो भी एक इंसान के अधिकार है, लगभग इसके उसके भी अधिकार है, कुछ छोड़ के कि भाई शादी नहीं कर सकता, उसको जेल में नहीं डाल सकते, ऐसा एक लिस्ट कुछ पॉइंट एग्जांपल दे रखे हैं, लेकिन बाकी सेम अधिकार लॉ की नज़रों में। इट एक्सिस्टेंस इज डिफरेंट डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द इट्स मेंबर। सही बात है। ए कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। जो जितनी आज प्रॉपर्टी है वो रिलायंस की है, रिलायंस के नाम पे है। एंड हैव बैंक अकाउंट, अपना खुद का सेपरेट बैंक अकाउंट होता है जिससे वो लेन देन करती है। कंपनी का होता है सेपरेट। रेज लोन्स अपने नाम पे करती है, बिल्कुल लिस्ट भी आती है कि इस कंपनी ने इतना लोन लिया, इस कंपनी ने इतना लोन लिया। ये नहीं आता कि इस कंपनी के मेंबर ने लिया, ये आता है कि इस कंपनी ने इतना लोन लिया। इनकट लायबिलिटी,
लाइबिलिटी भी करती है, एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये सब कंपनी अपने खुद के नाम पे करती है, मेंबर्स के नाम पे नहीं करती। It is at a law a person which is different from the subscribers to the memorandums। अच्छा, सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम कौन होते हैं ये तो पता हुआ है, चलो फिर बता दें। देखो, मेमोरेंडम एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है, जिस जब भी वो बनता है तो उसमें देना पड़ता है। इसमें होता है कि मतलब सबकी सारी डिटेल होती है कंपनी की, कितने कैपिटल, कितने शेयर होल्डर, क्या एड्रेस, सब चीज़ होती है मेन। तो सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम में होता है कि जो मतलब जिस टाइम कंपनी बन रही उस टाइम कौन कौन से मेंबर्स थे जो इस कंपनी में ज्वाइन हुए थे, तो उस तरीके से कह सकते हैं कि सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम उन्हें कहा जाता है। It is personally is distinct from separate form of personality those who compose it। कि वही सेपरेट फॉर्म, सेपरेट पर्सनैलिटी है, ये वही चीज़ है। इवन मेंबर्स कैन कॉन्टेक्ट विद कंपनी। हाँ बिल्कुल, मान लो एक बात सोचो यार, खुद सोचो तुम, मान लो मुकेश अंबानी जी को फ़ोन लेना है, ये फ़ोन छोड़ो, हाँ फ़ोन मान लो कि उनको अगर फ़ोन लेके बांटने हैं, 100 फ़ोन लेके बांटने हैं, तो क्या वो रिलायंस से कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे कि भाई मुझे कुछ और फ़ोन चाहिए पर्सनली, मुझे अपने दोस्त रिश्तेदारों में बांटने, तो वो कि मेंबर्स भी कंपनी से कॉन्टैक्ट करता है। या फिर मान लो यार कोई भी चीज़, मान लो कि मान लो कोई भी एक कंपनी है, मान लो छोटे बच्चों को बिस्कुट बांटने हैं किसी को, किसे, पार्ले जी के ओनर को ही, तो पार्ले जी के ओनर उससे उनसे जो कंपनी की मैनेजमेंट होगा उससे कांटेक्ट कर रहा है कि भैया आप मुझको 500 बिस्किट देना या 5000 बिस्किट देना, तो ऐसे कर सकता है, करेगा ही। अच्छा ये बताओ, जब खुद के यहाँ प्रोडक्शन है तो क्यों दूसरे के पास जाएगा, वो तो खुद का ही माल यूज करना चाहेगा ना, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है बिल्कुल। इवन मेंबर कैन कॉन्टेक्ट विद कंपनी, एक्वायर राइट्स अगेंस्ट इट और इनकर लाइबिलिटी। हाँ, तो राइट और लाइबिलिटी कुछ भी हो सकता है। फॉर द डेप्थ ऑफ द कंपनी ओनली टू इट्स क्रेडिटर कैन स्यू इट एंड नॉट मेंबर्स। हाँ देखो, इंपोर्टेंट है ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले कहा मेंबर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को डिविडेंड देना कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है, उसके ऑप्शन है कि वो देना चाहे ना देना चाहे या कितना दे। हाँ, इसकी कैलकुलेशन अलग है सी इंटर के एफएम में कि उसे कितना देना चाहिए और कब देना चाहिए, वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन कंपलसरी नहीं है। तो इसलिए कहा कि अगर क्योंकि कंपलसरी नहीं है तो जो उसके मेंबर्स हैं, ये जो उसके शेयर होल्डर है, वो उसे श्यू नहीं कर सकते। श्यू मतलब उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते कि भाई मेरा डिविडेंड नहीं दिया, क्योंकि अगर ये लाइन लिखते तो सब मेंबर जाकर केस करते हैं। अच्छा क्यों, लेकिन हाँ डेप्ट मतलब जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होते हैं जैसे बैंक लोन वगैरह, तो बैंक वगैरह वाले तो श्यू करेंगे क्योंकि वे मेंबर नहीं है, उनका देना कंपलसरी रहता है, देना ही पड़ता है सीक्वेंसिंग ऑर्डर में, उनको पहला दर्जा दिया जाता है। तो वे कैन ही कैन शूज, तो जो पहले बैंक वाले होते हैं वे शू कर सकते हैं, लेकिन जो मेंबर्स है वे शू नहीं कर सकते। ये इसी वजह से लिखा, क्योंकि जो डिविडेंड है वो कंपलसरी नहीं है देना, अगर डिविडेंड कंपलसरी होता तो ये नहीं लिखते फिर। A company is capable of owing, enjoying and disposing of property of its own name। हाँ, कंपनी कैन एंजॉय कर सकते हैं बिल्कुल, खुद के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद दो, उसका इस्तेमाल करो और उसे डिस्पोजिंग करो। डिस्पोजिंग मतलब सेल्स, स्क्रैप में देना। Although the capital and assets are contributed by the shareholders, the company become the owner of its capital and assets। सही बात है, मानना है कि कैपिटल जो होती है या जो एसेट होते हैं वो मान लो शेयर होल्डर ने दिए। कैपिटल तो शेयर होल्डर देता है कैश, लेकिन कभी कभी एसेट भी देता है। कभी कभी मान लो किसी शेयर होल्डर्स के पास एक बिल्डिंग है, वो देना चाह रहा है तो वो दे देता है, कंपनी ले लेती है, लेकिन वो जब लेगा ना, जब भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, अब वो एसेट या अब वो चीज कंपनी के नाम पे आ गई, जो कंपनी के नाम पे आ गई तो कंपनी की हो गई। द शेयर होल्डर आर नॉट द प्राइवेट और जॉइंट ओनर ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी, लेकिन शेयर होल्डर कंपनी के ओनर नहीं, की प्रॉपर्टी के ओनर नहीं है। A member does not even have the insurable interest in the property of the company। The lending case of point Makura versus Northern Assurance Company Limited 1925। मैकूरा वर्सेस नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनी का केस था। इसमें क्या था कि जो जजमेंट आई थी, कहता कि मेंबर डज नॉट इवन हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी का, मतलब कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उसमें मेंबर्स का कोई भी अधिकार नहीं है। फैक्ट तो पढ़ लेना केस के। परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर में डाई और चेंज, मेंबर ये तो मान लो खत्म हो गए या बदल गए, शेयर होल्डर बदलते कैसे हैं कि आज इसने शेयर खरीद लिया, कल उसको ट्रांसफर कर दिया तो वो नया मेंबर बन गया। तो मेंबर खत्म मतलब फिनिश, मतलब डाई भी हो सकते हैं और चेंज भी हो सकते हैं, बट कंपनी गोज ऑन टिल इट इज वाइंड अप ऑन द ग्राउंड ऑफ स्पेसिफाइड बाय एक्ट। वही चीज, मतलब मेंबर चाहे आए या जाए,
या फिर मरे, लेकिन कंपनी चलती रहेगी। कब तक चलेगी? जब तक वो बाइंडिंग नहीं होने की विद ग्राउंड स्पेसिफाई बाई एक्ट, यानी कि जो एक्ट में जो ग्राउंड दे रखे हैं या एक्ट में जो प्रोसीजर दे रखा है, जब तक वो प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा अच्छे से, जब तक चाहे मेंबर आए चाहे मेंबर जाए, कंपनी चलती रहेगी। द शेयर होल्डर कंपनी में चेंज हैंडेड इनफाइनेटली, शेयर होल्डर तो बदलते रहते हैं, नहीं इनफाइनेटली बदलते रहेंगे, बट हैज डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, लेकिन इससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिंस अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ अलोन कैन ब्रिंग एन एंड ऑफ इट्स लाइफ, कि लॉ से बनी है तो लॉ से ही खत्म होगी। द एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर, मान लो किसी की मेंबर्स की डेथ हो गई, ये इंसॉल्वेंस हो गया तो भी नहीं। मैनी कंपनीज इन इंडिया आर एग्जिस्ट टेंस ओवर 100 ईयर, काफ़ी कंपनी है जो 100 साल से भी ज़्यादा की हैं। हाँ, जैसे टाटा एंड टाटा की कंपनी, टाटा की जो ग्रुप ऑफ कंपनी है, या फिर रिलायंस ग्रुप्स ऑफ कंपनीज हो गई, या फिर क्या बोलते हैं अपना बिरलास की कंपनीज हो गई, और भी बहुत सारी हैं। दिस पॉसिबल ओनली ड्यू टू द फैक्ट दैट कंपनी इज अ परपेचुअल सक्सेशन, क्योंकि यही इसी वजह से पॉसिबल हो पाए, क्योंकि कोई भी आदमी 60 70 80 मैक्स जाता है आज के टाइम में, तो अगर कंपनी 100 साल से भी ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि जो उसकी जो नेक्स्ट मतलब जो उसके वो सक्सेशन हो गया, तो सक्सेशन इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये इसे परपेचुअल सक्सेशन का फीचर इसके अंदर है। देयर वाज अ कंपनी विच हैज अ 7 मेंबर्स एंड ऑल ऑफ देम इज डाई इन एयरक्राफ्ट। देखो मैं बोला था ऊपर ऊपर कार के बोला था मैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें एग्जांपल दे रखा है कि एयरक्राफ्ट मान लो कि कंपनी जिसके अंदर 7 मेंबर हैं, तो अगर किसी कंपनी के अंदर 7 मेंबर भी है, तो अगर मान लो कि सारे मेंबर्स एयरक्राफ्ट में हो गए, मतलब एयरक्राफ्ट के अंदर मर गए, मतलब कोई दुर्घटना हो गई, डिस्पाइट दिस कंपनी स्टिल लाइव इन एग्जिस्ट, मतलब कंपनी अभी भी चलती रहेगी चाहे मेंबर सारे गए, लेकिन कंपनी अभी भी चलती रहेगी। अनलाइक पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। अच्छा देखो, अब मान लो कि सारे मेंबर मर गए, तो जो उनके शेयर होंगे वो उनके जो मतलब उनकी जो वे होंगे उत्तराधिकारी होंगे उनके पास पहुंच जाएंगे उनके शेयर, तो फिर कंपनी चलती रहेगी। लेकिन वो जब भी पहुंच पाएगी क्योंकि परपेचुअल सक्सेशन का ऑप्शन है, मतलब एक फीचर है कंपनी के अंदर। ये फीचर नहीं होता तो उनके मरने के बाद उनके शेयर खत्म हो जाते। लिमिटेड लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ द कंपनी। हाँ सही बात है, कोई लिमिटेड लाइबिलिटी होता है, कोई टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर होता है, अलग अलग फॉर्म होती हैं। वी नो द कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, ये तो हर जगह लिखेगी, ये लाइन तो मिलती रहेगी। Thus, in case of a limited liability company, अगर कोई कंपनी जिसकी liability limited है, the debt of the company in the totality do not become the debt of the shareholder। क्योंकि जो टैप कंपनी का है वो शेयर होल्डर, क्योंकि लिमिटेड है, मान लो कि शेयर होल्डर से कह दी कि भाई तुम्हारी लाइबिलिटी 2 लाख तक है, तो जो कंपनी का डेप्ट है वो शेयर होल्डर का नहीं बनने, मान लो कंपनी को 20 लाख या 1 करोड़ का लॉस हुआ, तो वो तो 2 लाख के लिए तक के लिए ही लाइबल है ना, जितनी उसने अपनी गारंटी ली है शेयर मेंबर ने कि भाई मैं 2 लाख तक के लॉस के लिए लाइबल हूँ, तो वो 2 लाख तक के लॉस के लिए लाइबल है। कंपनी को 2 करोड़ की और 10 करोड़ का कितना भी लॉस है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो कह रहा है। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर। और शेयर केस में जो शेयर की नॉमिनल वैल्यू होती है हेल्ड बाय देम, कितनी वैल्यू के शेयर उसने हेल्ड कर रखे हैं उतनी वैल्यू तक के लिए लाइबल है। मान लो किसी ने 10 लाख के शेयर कर रखे हैं तो 10 लाख तक के लाइबल, किसी ने 5 लाख के शेयर कर रखे हैं तो 5 लाख के लिए लाइबल। In no case the shareholder can be asked to pay anything more than the unpaid value of the share। unpaid value का मतलब शेयर इशू करे, मान लो 10 लाख के शेयर लिए किसी ने, 6 लाख उसने पे कर दिए हाथों हाथ, 4 लाख उसके अभी कॉल्स बाकी हैं, तो अब अगर कंपनी को लॉस हो जाए तो वो सिर्फ 4 लाख तक के लिए लाइबल है, 4 लाख से एक रुपये एक्स्ट्रा भी वो लाइबल नहीं है। लेकिन अगर यही हम बात करते हैं उसके क्या बोलते हैं उसकी सोल प्रोवाइडरशिप की, तो वो पूरे के पूरे अमाउंट के लिए लाइबल होता। तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी का फीचर भी जो जनरेट हुआ है सेपरेट लीगल एंटिटी के फीचर की वजह से जनरेट हुआ। अगर सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर जनरेट ये फीचर ना होता तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी का फीचर भी नहीं आ पाता। इन ए केस ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, द मेंबर आर लाइबल टू ओनली द एक्सटेंड द अमाउंट गारंटी। ये वाला केस होगी जो डिस्कस कर दिया था, मतलब किसी ने 2 लाख की गारंटी ली है कंपनी के यहाँ पर, तो सिर्फ 2 लाख के लाइबल, किसी ने 5 लाख के लिए तो 5 लाख के लाइबल एंड दैट्स टू ओनली व्हेन द कंपनी गोस इनटू लिक्विडेशन। और ये भी जब लाइबल होगा जब लिक्विडेशन में, मतलब कंपनी लिक्विडेशन का
यानी कि छोटे छोटे लॉस हो गए, छोटे छोटे भी हो गए तो नहीं, लेकिन जब एंड हो रही मतलब लिक्विडेशन मतलब कंपनी अब खत्म होने की कगार पे है तब। हाउएवर इफ इट इज एन अनलिस्टेड कंपनी द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज अनलिमिटेड। हाँ ये एक वो है कि भाई देखो कंपनी तुम लिस्ट नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो तुम्हारी अनलिमिटेड रहेगी, भाई लिस्टिंग तो करानी पड़ेगी ना। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एट इज क्रिएटेड बाय द प्रोसेस अदर देन द नेचुरल बर्थ। जो सामान्य बर्थ होती है उसके अलावा की प्रोसेस है, मतलब ये लीगल प्रोसेस की वजह से क्रिएट हुई है, इस वजह से ये कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। इट इज़ अ लीगल और जुडिशियल एज क्रिएटेड बाय लॉ, क्योंकि लीगल है क्योंकि क्रिएटेड बाय लॉ है, जुडिशियल मतलब कि जिसके जो मतलब जो केसेस होंगे फिर सब उसमें ट्रिब्यूनल में जाते हैं। इट इज अ पर्सन सिंस इट इज क्लोथन विद ऑल राइट ऑफ इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल के अधिकार हैं वही से मिले हैं कुछ कुछ छोड़ के, तो इसी वजह से ये एक पर्सन भी माना जाता है। लेकिन ये पर्सन सामने दिखता नहीं, सामने बिल्डिंग दिखती है, सामने फर्नीचर दिखता है, तो इस वजह से ये आर्टिफिशियल पर्सन है। Further, the company being a separate legal entity can enjoy own property, having own bank account, raising loans on same behalf, सब चीजें जो ऊपर पड़ी हैं वही है इसमें। As a company's artificial person, it can act only through the some human agent, जैसे कि डायरेक्टर, वही पढ़ लिया था आपने। डायरेक्टर कैन नॉट कंट्रोल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, द डायरेक्टर एंड एक्ट एज एन एजेंट। हाँ देखो बोला कि डायरेक्टर जो है कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल नहीं करेगा। अब कंपनी के अफेयर्स को कैसे क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि भाई कंपनी के जो बड़े बड़े डिसीजन लेते थे वो तो मेंबर्स लेंगे ना, शेयर होल्डर लेंगे, जिसके पास ज़्यादा बड़ी शेयर होल्डिंग होगी उसका ज़्यादा पावर हो चलेगी मीटिंग में, जिसके पास कम होगी उसके पास कर कम पावर। डायरेक्टर क्या करेंगे, डायरेक्टर तो वही काम करेंगे जो भाई डिसीजन मीटिंग में हो गया उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सब चीज़ मेंबर्स है डायरेक्ट मतलब मैनेजमेंट और डायरेक्टर वो सब चीज़ होती है। बट दे कैन ओनली एजेंट, यहाँ तो कोई एजेंट ही है वे ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, मेंबर्स का एजेंट है। मेंबर्स मीटिंग में जो कहेंगे, मान लो एक डिसीजन होगा कि भाई मान लो रिलायंस ने कहा कि हम 400-500 करोड़ को लगा के एक सोलर, आप क्योंकि सोलर एनर्जी एक इमर्जिंग बिजनेस है तो हम सोलर एनर्जी में जाएंगे, तो अभी डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर एक मीटिंग हुई, मीटिंग में सब आ गए। अब सबसे ज्यादा शेयर होल्डर होल्डिंग तो अंबानी जी के पास है, और सब ने शेयर होल्डर ने मान लो सपोज करो लेट सपोज करो हाँ कह दिया। अंबानी जी चाह रहे हैं कि हम अभी नहीं जाना चाह रहे, हम कुछ रुक के जाएंगे या कोई और डिसीजन लेंगे, कोई और उनके माइंड में प्लान है, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो जब मेजोरिटी शेयर होल्डर ने मना कर दिया तो बात खत्म हो गई, मीटिंग में पास नहीं होगा। तो बस, तो अगर इस टाइम अगर डायरेक्टर का अपनी पर्सनल इच्छा है कि उनको जाना है तो भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो एजेंट है मालिक नहीं है। तो जो डायरेक्टर है वो एक एजेंट है मालिक नहीं है। डायरेक्टर कैन इधर ओन दैट या तो खुद से या फिर थ्रू कॉमन सील से सिग्नेचर करते हैं। सही बात है, डायरेक्टर या तो खुद कॉमन सील, क्योंकि कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, आगे ऑप्शन आ रहा है कॉमन सील ही है नेक्स्ट। 10 कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल खत्म हो गया, आप कॉमन सेल की बात करते हैं। ए कंपनी बिगन इज आर्टिफिशियल पर्सन इज नॉट व्योटन विद अ बॉडी, उसके पास कोई अपनी खुद का शरीर नहीं है, खुद की बॉडी नहीं, खुद की आंख नाक कान हाथ कुछ नहीं है, ऑफ नेचुरल बीइंग जैसे हमारे पास है। देयरफॉर इट इज वर्क थ्रू द एजेंट ऑफ ह्यूमन, तो वो ह्यूमन एजेंट के साथ उससे वर्क कराती है। कॉमन सील इज ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी था जिसके ऊपर कंपनी का नाम और उसका लोगो बना रहता था, विच इज अफेक्ट बाय द ऑफिसर्स और एन एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी ऑन एवरी डॉक्यूमेंट, जो उसके ऑफिसर और मेंबर एम्प्लॉय हर एक डॉक्यूमेंट में यूज करा करते थे। द कॉमन सील इज अ सील यूज्ड बाय अ कॉर्पोरेशन एज अ सिंबल ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, तो कंपनी के जो एज अ सिंबल की तरह उसे कॉमन सील को यूज करा जाता था। द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, देखो 2015 से पहले 2015 से पहले ये कॉमन सील चलती थी, लेकिन 2015 के बाद अब ये ऑप्शनल हो गई। देखना 2015 हैज मेड द कॉमन सील ऑप्शनल, 2015 में कॉमन सील को ऑप्शनल बना दिया बाय ओमिटिंग द वर्ड एंड अ कॉमन सील फ्रॉम द सेक्शन 9 so as the provide an alternative mode of authentication to the companies who opt not for having common seal, तो कॉमन सील ऑप्शन बना दिया। अभी बताओ मान लो सिग्नेचर मतलब कोई ऑथेंटिकेशन तो करोगे डॉक्यूमेंट की, अब अगर तुम्हें डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिकेशन करनी है और कॉमन सील जो थी उसे तुमने कर दिया कि अब तुम रखो या ना रखो, तो अब तुम्हें कोई और ऑप्शन तो देना पड़ेगा ना भाई कि जिससे ऑथेंटिकेट कर जाए डॉक्यूमेंट की, फर्जी डॉक्यूमेंट तो नहीं बना रहे दिखे। ऐसा बहुत होता है कि भाई फर्जी शेयर सर्टिफिकेट दे देते थे पहले, कुछ केस भी हुए हैं, तो कुछ ऑथेंटिकेशन का कोई प्रूफ देना पड़ेगा, कोई किसी के साइन या किसी की वो तो दिखानी पड़ेगी ना कि हाँ इसने ये इस बंदे ने ये अलाउड कर दिया या ये ऑथेंटिकेट करी है चीज।
उसका क्या बोल रहा है, इन्होंने क्या दिया, रेशनल फ्रॉम द अमेंडमेंट इज द कॉमन सील इज द रिफ्लेक्स ऑफ टर्म्स। तो ये यूके वगैरह की बात कर रहा है, छोड़ो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये यूके में 2006 से हो गया ये सब। द अमेंडमेंट प्रोवाइड्स दैट द डॉक्यूमेंट विच इज नीड्स टू बी ऑथेंटिकेटेड बाय कॉमन सील विल बी रिक्वायर्ड टू बी डन ओनली इफ कंपनी ऑप्ट फॉर कॉमन सील। इन केस अ कंपनी डज नॉट हैव कॉमन सील, अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो ऑथेंटिकेशन शैल बी मेड बाय 2 डायरेक्टर, या तो 2 डायरेक्टर के साइन कर लो, या फिर 1 डायरेक्टर और 1 कंपनी सेक्रेटरी के साइन। ये चीज याद करनी है, क्योंकि मान लो कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी है, कंपनी के पास अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो 1 डायरेक्टर को लो, कंपनी सेक्रेटरी को लो, साइन करो, धनाधन एकदम डॉक्यूमेंट वेरीफाई। अगर कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो फिर 2 डायरेक्टर लो, दोनों की साइन कराओ, डॉक्यूमेंट वेरीफाई। ये अगर कॉमन सील है तो ना तो कंपनी की ना तो डायरेक्टर की साइन की जरूरत है, ना फिर उसकी, सीधा कॉमन सील लगाओ। जहाँ कॉमन सील, जहाँ लो ने नहीं कहा, और अगर लो ने ही कहीं कहा कि कॉमन सील हो या ना हो, डायरेक्टर की साइन चाहिए या कंपनी सेक्रेटरी की साइन चाहिए, तो फिर तो मजबूरी। कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी, कॉर्पोरेट व्हील क्या कहते हैं, कपड़ा होता है, एक व्हील होता है, कॉर्पोरेट व्हील होता है जो उसके मेंबर्स को, या फिर हम कहें तो जो उसके शेयर होल्डर को कंपनी से डिस्टिंग्विश करता है। इसकी बात ही चलती थी ऊपर भी, कहीं ना कहीं इसी का इंडिकेशन था वो। कॉर्पोरेट व्हील रेफर टू अ लीगल कॉन्सेप्ट वेयर वाइज द कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स ऑफ कंपनी। कंपनी के जो मेंबर्स है उससे कंपनी सेपरेट। द टर्म कॉमन व्हील रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट दैट द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी आर शेयर्ड फ्रॉम द लाइबिलिटी कनेक्टिंग विद द कंपनीज एक्शन। कि अगर कंपनी ने कोई गलत कदम उठाया तो उसके लिए मेंबर जिम्मेदार नहीं है, तो यो कौन कर पाता है, यो कॉमन व्हील की वजह से ही हो पाता। इफ द कंपनी इनकर्ड एनी डेब्ट और कॉन्ट्रावीन्स एनी लॉ, मान लो कंपनी कोई लॉ का डिफॉल्ट करा तो उसके लिए शेयर होल्डर जिम्मेदार है, नहीं, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, क्योंकि उसका मैनेजमेंट जिम्मेदार होता है, क्योंकि वही कर रही है। तो जो पेनल्टी आगे जब लॉ में पढ़ते हैं कि अगर कोई पेनल्टी भी हुई है या कोई इम्प्रिजनमेंट भी हुई है तो वो मैनेजमेंट के ऊपर लगती है, मतलब कि डायरेक्टर्स वगैरह के ऊपर लगती है, कभी किसी शेयर होल्डर के ऊपर नहीं लगती। इफ द कंपनी इनकर्ड एनी डेब्ट, ये हो गया था। When the corporate will concept implies that the member should not be liable for those error, कि अगर कोई error करा उसके लिए member liable नहीं, उसके लिए हम shareholder liable नहीं होते। In other words, they enjoy corporate insulation। insulation मतलब कि मतलब इंसोल्यूट कर देते हैं, हम एक अलग जगह कर देते हैं, हम एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो सिक्योरिटी प्रोवाइड किस होती है, शेयर होल्डर को, मेंबर्स को। लेकिन हाँ कोई कंपनी ने डिफॉल्ट करा है तो कंपनी डिफॉल्ट खुद नहीं कर पाती। इसमें एक बात बता दूँ, डिफॉल्ट खुद नहीं करेगा, आर्टिफिशियल पर्सन करेगा कौन, जो उसके एजेंट है, एजेंट को होते हैं मेंबर, शेयर होल्डर, डायरेक्टर। कहीं ना कहीं कोई फ्रॉड होगा तो उसमें भी इन्वॉल्व होंगे। तो जितने भी लॉ के अंदर पेनल्टी है या फिर इम्प्रिजनमेंट भी है, जहां भी है, जो भी सेक्शन में है, तो वो डायरेक्टर पे लगती है, मेंबर्स पे कभी नहीं लगती। द अदर शेयर होल्डर आर प्रिटेंडेड फ्रॉम द एक्ट ऑफ कंपनी। ये केस था सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है। लेट डाउन द फाउंडेशन मेंटल ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट व्हील और इंडिपेंडेंस कॉर्पोरेट व्हील पर्सनैलिटी। क्या था, सैलमन का कॉन्सेप्ट पर लेते हैं। The House of Lords laid down by the company in is a person distinguished from सेपरेट its members। यही तो जो लॉर्ड, जो हाउस के सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड, मतलब किसी एक हाउस के लॉर्ड जो थे, लॉर्ड मतलब कि जजेस को कह रहे थे, उसने कहा था कि मेंबर सेपरेट हैं कंपनी से, जो ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं। इन अ केस वंस सैलमन इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी, सैलमन वर्सेस एंड कंपनी लिमिटेड के नाम से सैलमन ने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी। 7 सब्सक्राइबर थे, वो ऑफिस जिसमें कौन कौन थे, उसके वाइफ थी और 4 सन थे वाह, और 1 डॉटर थी, ठीक, 5 बच्चे, 2 वे, ऐसे करके पूरे परिवार ने एक कंपनी बना ली थी 7 मेंबर्स की। देखो कंपनी का 7 मेंबर्स को बोलेगा, देखो ये देखो लिमिटेड है, पब्लिक कंपनी है, तो मिनिमम तो इतने करने पड़ेंगे ना। with 7 subscribers consisting himself, his wife and his 4 sons and 1 daughter. The company took over the personal business asset of Salmons of इतने यूरो की, जो भी है ये इतने अमाउंट की, took इतने शेयर्स ऑफ ईच, डिवेंचर्स इतने लिए, और जो चेंजेस है एसेट को बैलेंस शीट, मतलब जो इतना हिसाब दे रहा है कि उसने अपनी एक एसेट कंपनी को दे दी और इतनी चीज ले ली, ठीक। His wife and daughters and 4 sons इतने शेयर लिए, इतने रुपए का लिया। Subsequently the company went into liquidation due to general trade desperation, मतलब ट्रेड नहीं, व्यापार नहीं हो पाया, तो वो लिक्विडेशन में जा रही है। तो the unsecured creditors of इतने के consist that the Salmon did not treat it as a secured creditor of the company। तो जो unsecured creditors थे ना,
700 के, 7,000 के, सॉरी। तो भी उन्होंने कहा कि सैलमन की जो जो है सो सिक्योर क्रेडिटर ट्रीट करा जा रहा है कंपनी की तरफ से इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिवेंचर बाय हेल्ड बाय देम हिम। तो जो डिवेंचर्स के जो अदर्स थे, डिवेंचर्स के जो और थे ओनर थे, उन्होंने कहा कि सैलमन उसको सिक्योर ट्रेड कर, मतलब सिक्योर क्या क्या करें मैं समझू। जो भी डिवेंचर होल्डर्स होते हैं वे सिक्योर होते हैं, मतलब कि जैसे जो एक सीक्वेंस होता है पेमेंट का, जो इंटर में पढ़ाया जाता है, जो सीक्वेंस होता है पेमेंट का, उस पर डिवेंचर का इंटरेस्ट पहले लेस करा जाता है, उसके बाद ही शेयर होल्डर्स को पैसे दिया जाता है डिविडेंड का, अगर देते हैं तो ये जो अदर डिवेंचर होल्डर थे इनका कहना था कि मान लो कि क्योंकि सैलमन ने कंपनी बनाई है तो सैलमन ये उसका ओनर है, तो ओनर को तुम डिवेंचर होल्डर की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो, ये अदर डिवेंचर होल्डर का कहना था। लेकिन जब लैंडमार्क जजमेंट जो कोर्ट किया तो कोर्ट ने कहा कि देखो, मानना कि सैलमन ने कंपनी बनाई है, लेकिन इस टाइम वो डिवेंचर होल्डर की कैपेसिटी में उसने दिया है, तो उसे इंटरेस्ट पहले मिलेगा, भले ही वो ओनर हो, लेकिन उसे इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि सैलमन और सैलमन लिमिटेड कंपनी दोनों अलग अलग हैं। अगर ये अलग अलग नहीं होते तो सैलमन को मिल रहे, भाई यही तो कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर मान लो अलग अलग है, मतलब वो मान लो दोनों कॉमन है, सेम है, तो फिर उसे अलग अलग उसे ट्रीट उसे पहले को दे दो तुम डिविडेंड, डिवेंचर का इंटरेस्ट, डिविडेंड कर रहा हूँ उसे, डिवेंचर का इंटरेस्ट क्यों दे रहे हो। तो ये इसी वजह जा रहा है क्योंकि जैसे अदर को ट्रीट करा जा रहा है ना, अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को ट्रीट करा जा रहा है, वैसे ही सैलमन को भी क्रेडिट करा जाएगा, सैलमन को भी अनसिक्योर मान के उसका भी पेमेंट करा जाएगा। तो ये कह रहा है जजमेंट ये। नाउ द क्वेश्चन इज अराइज, क्वेश्चन में अराइज व्हेन द कॉर्पोरेट बिल पर्सनालिटी कैन बी इवन लिफ्ट और पीरियड। अच्छा हाँ, देखो क्या था कि ये जब इन्होंने ऐसा कह दिया कि भाई मेंबर्स अलग और कंपनी वो कंपनी अलग, तो कुछ लोगों ने इसका बहुत दुरुपयोग करा है, मतलब कुछ जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करके मेंबर्स थे, मेंबर्स ये मत सोचना कि सारे शेयर बड़ी एक ऐसी मान लो कि 6-7 वो 7 मेंबर्स की छोटी जैसी ये कंपनी थी, तो ऐसी ही कंपनियों ने उसका दुरुपयोग उठाना करा कि मतलब कुछ गड़बड़ करते थे, फिर वो बोलते थे कि हम मैं तो अलग हूँ, कंपनी अलग है, तो जो गड़बड़ करी है कंपनी ने करी है, कंपनी खुद देखो। तो इसलिए मजबूरी में आके एक कॉन्सेप्ट डालना पड़ा कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल, कि मतलब अगर तुम कुछ गलत काम करोगे, कुछ गैर कानूनी काम करोगे, या फिर कुछ ऐसे काम करोगे जो हमारे जो लोग के अगेंस्ट है, तो उस केस में हम तुम्हें एक मान लेंगे कि भाई तुम ही कंपनी हो, और क्योंकि हम कंपनी को जेल डाल नहीं सकते, अब कोई ऐसा केस काम करा तुमने जिसके जिसके लिए जेल जाना पड़ा, तो फिर उस केस में सिर्फ तुम ही जाओगे, क्योंकि गलती तुम्हारी हुई, तुम्हारी खुद की गलती की वजह से हुआ। Being going into the question, one should first try to understand the meaning of the phrasing lifting of credit. It means looking behind the company as a legal person. तो इस केस में जज ना कंपनी के बिहाइंड देखता है, मतलब कंपनी के पर्दे को उठा के देखता है कि उसके पीछे जो दोषी हैं वो कौन दोषी हैं, और जो जो दोषी हैं उनको सजा दिलवाएगा जज। तो इस वजह से होता है कि वो जज जी, ये कॉर्पोरेट ऑफ लिफ्टिंग को हम नहीं कर सकते, ये सिर्फ जज ही करेगा, ठीक है ना। तो डिस्क्राइब रिगार्डिंग इंस्टेड द रिलेटिव्स बिहाइंड द लीगल फेडरेट देयर वाज अ कोड इग्नोर द कंपनीज एंड कंसर्न देम सैप। जहाँ पर कंपनी इग्नोर कर देता है उसकी कोई ना कोई सेपरेट लीगल एंट्री कोई कुछ नहीं है, सिर्फ जेकर है कौन दोषी है उन्हें सजा देगा, मेंबर्स और मैनेजमेंट जो सा भी गुनाह जिसने भी गुनाह करा होगा उसको सजा मिलेगी, यहाँ कोई सेपरेशन का वो नहीं लगेगा। Lifting of it. The following are the cases where the company law disregard the principle of corporate personality or the principle that the company is a legal entity distinct from them. ये कुछ केसेस हैं जहाँ पे जजेस ने ये कहा कि भाई ये यहाँ पे हम सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानेंगे, हम एक ही मानेंगे, और हम कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट करेंगे और जो दोषी हैं उनको सजा देंगे, फिर चाहे वो मेंबर भी क्यों ना हो। अब देखते हैं केसेस क्या थे। सबसे पहला केस होता है टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, फाइंड आउट वेदर एनी को एनिमी और फ्रेंड। को एनिमी और फ्रेंड क्या होता है, देखो सिंपल है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो मान लो जो बार चल रही है, तो बार के टाइम भी हम अपने उससे जो बार की जो दुश्मन कंपनी है उसके साथ दुश्मन कंट्री की जो कंपनी है उनके साथ ट्रेड नहीं कर पाते, रेस्ट्रिक्शन लग जाते हैं। लेकिन हाँ कुछ चीज़ें होती है जैसे कि मतलब कुछ इमरजेंसी की चीज़ है या कोई मेडिसिन है, तो उस पर दोनों कंट्रीज अपने एक साइन कर लेते हैं एक डॉक्यूमेंट एक एग्रीमेंट पे, और भी वो चीज़ सुचारू रूप से चलती रहती है।
in the law regarding with to trade with the enemy where the test of control is adopted. The leading case था Daimler Company Limited वर्सेस Continental Tire and Rubber Company। क्या था केस? नहीं, पहले पढ़ लेते पूरा वो। इफ द पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट लाइकली टू बी जियोपार्टी, जियोपार्टी मतलब हार्म, मतलब अगर कंपनी के वो पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। अगर पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म पहुंच रहा है, जियोपार्टी मतलब खतरे में नहीं है, तो अगर खतरे में जा रहा है तो फिर जज की मजबूरी है, उसे कॉर्पोरेट बिल लिफ्ट करनी पड़ेगी। द कोर्ट में नॉट बी विलिंग टू क्रैक द कॉर्पोरेट बिल। अगर देखो पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट इन, जियोपार्टी मतलब हिंदी में पढ़ लो, पब्लिक इंटरेस्ट नॉट इन खतरे में नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट अगर खतरे में नहीं है तो कोर्ट नहीं करेगा, क्रैक नहीं करेगा, तोड़ेगा नहीं कॉर्पोरेट बिल को, कॉर्पोरेट शील को। तो कॉर्पोरेट बिल एक शील देती है, एक शेल्टर देती है, ये एक सिक्योरिटी देती है कि जो मेंबर्स को अलग करती है। तो अगर पब्लिक का नुकसान नहीं हो रहा या पब्लिक को खतरा नहीं जा रहा, पब्लिक का जो पैसा लगा वो खतरे में नहीं जा रहा, तो कोर्ट जब तक कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट नहीं करेगा, और जो कॉर्पोरेट बिल की वजह से जो मेंबर्स को शेयर मिली हुई है, एक इंश्योरेंस वो मिला हुआ इंश्योरेंस, उसे नहीं खत्म करेगा। बट इट मे बी रेंट द व्हील और फॉर एक्सेसिंग वेदर अ कंपनी इज अ एनिमी। हाँ, लेकिन जब कंपनी अगर एनिमी कंपनी निकली तो करेगा। बट इट्स मे बी रेंट टू व्हील्स ऑफ, ठीक है हो गया था। दिस इज ट्रू दैट अनलाइक अ नेचुरल पर्सन ए कंपनी डज नॉट हैव अ माइंड और कॉन्सिक्वेंस। क्योंकि जैसे हमारे पास दिमाग भी है, सोचने समझ नहीं सकती है, लेकिन कंपनी के पास तो कुछ शक्ति नहीं है। देयरफॉर इट कैन बी अ फ्रेंड और फ्यू। तो कंपनी ना तो दोस्त हो सकती है ना दुश्मन हो सकती है। इट मे हाउएवर बी कैरेक्टराइज एज एन एनिमी कंपनी, उसे दुश्मन कंपनी कब मानेंगे हम, उसके बारे में दे रखा है। इफ इट्स अफेयर आर अंडर द कंट्रोल ऑफ पीपल ऑफ द एनिमी कंट्री, मान लो उसके अफेयर्स एनिमी कंट्री के कंट्रोल में है। अब देखो कैसे मैं समझता, मान लो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कंडीशन ठीक नहीं चल रही, एनिमी कंट्री है कोई इंडिया की एक कंपनी है जिसके अंदर जो डायरेक्टर्स हैं, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसमें ज्यादातर डायरेक्टर पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के डायरेक्टर अगर इंडिया की कंपनी के अंदर है तो कहीं ना कहीं जो उसके डिसीजन लिए जाएंगे वो इंडिया के फेवर में तो होने के नहीं। भी कुछ सोचो, अगर कोई हमारा दुश्मन हमारे लिए हमें कोई डिसीजन लेगा तो हमारा नुकसान ही करना चाहेगा, हमारा घाटा ही करेगा, या फिर हमारे विरोध में ही चीजें करेगा। तो वही कह रहा है कि अगर एनिमी कोई कंपनी, तो भाई एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो तो कभी दुश्मन हो सकती, लेकिन जो उसे कंट्रोल करने वाले पीपल्स हैं, जो उसके मैनेजमेंट है, डायरेक्टर्स है, अगर भी दुश्मन कंट्री के हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारा बुराई करेंगे, तो हमारी वो कंपनी भी दुश्मन मानी जाएगी। यो है इसका वो। फॉर दिस पर्पज द कोर्ट में वी एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्सन हु आर रियली रिलाई इन हार्म ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो जो उस कंपनी के जो पर्सन है वे, तो कंपनी उनके कैरेक्टर, वो कोर्ट उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके कैरेक्टर को देखेगा, भले ये आदमी अच्छे हैं या खराब हैं, वो सब चीजें चेक करेगा, और वो चेक करने के लिए कॉर्पोरेट बिल लिफ्ट होगी, और वे दोषी पाए गए तो उन्हें सजा होगी। ठीक है, इतना है ये। दूसरा केस है टू प्रोटेक्ट रिवेन्यू और एक्सपेंस, और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट वो था, मतलब एक क्या कहें बस, अब कहीं ना कहीं अब भी हो जाता है कि मतलब फर्जी कंपनी से बना देते हैं और जिससे उन पे वहाँ इनकम पहुंचा देते हैं, और फिर उसी इनकम को अलग अलग उससे अपने पास दोबारा ले लेते हैं। एस वेरेंसन लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। जैसे हमारे यहाँ तो कमिश्नर ऑफ, इनफैक्ट यहाँ कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, क्योंकि बाहर का केस है, इंडिया के तो केस है नहीं है, तो वहाँ पे कोई इनलैंड रेवेन्यू कोई अथॉरिटी होगी या कुछ होगा, तो कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू क्या कहता है, वेयर कॉर्पोरेट एंटिटीज यूज्ड टू इवेड टैक्स और सरकमवेंट टैक्स। मान लो कोई कॉर्पोरेट एंटिटी, कोई फर्जी कंपनी बनी जो कागजों पे ही दिखाई जा रही है, और उसका इस्तेमाल अगर हम कोई पर्सन उसका इस्तेमाल टैक्स को बचाने के लिए, टैक्स चोरी करने के लिए कर रहा है, तो उस केस में कोर्ट डिसरिगार्ड कर देगा कॉर्पोरेट एंटिटी को, और जो जिसने वो कंपनी बनाई है उस पे केस होगा, और उसके हिसाब से उसे कोर्ट सजा देगा। इसका मतलब ये है कि वैसे तो कंपनी और उसे बनाने वाले अलग या उसे चलाने वाले अलग, लेकिन अगर कोई कंपनी बनी है टैक्स की चोरी करने के पर्पस से, उसका कोई भी रियल बिजनेस नहीं है, तो उस केस में
कोड जो है कंपनी को और उसके मेंबर्स को एक समझेगा और मेंबर्स को भी सजा देगा, या उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्हीं को सजा देगा। इन डिंसो मैनेजी एक टाइम के बहुत बड़े शेयर होल्डर्स, मतलब बहुत बड़े शेयर इन्वेस्टर्स थे, रिचेस्ट पर्सन्स में भी आते थे। उनके बारे में उनका केस था, इट हैज दैट कंपनी वाज नॉट इन जेन्युइन। उन्होंने एक कंपनी बनाई जो जेन्युइन नहीं थी, बट मेयरली फॉर द एसेस हिमसेल्फ डिसरिगार्डिंग फ्रॉम टैक्स लीगल आइडेंटिटी। तो जो क्योंकि मान लो जो जैसे बहुत डिविडेंड इनकम या बहुत इनकम कमाई, इन्वेस्टर थे बड़े, तो जो इनकम कमाते थे उस पर टैक्स बचाने के लिए उन्होंने कंपनी बना दी, फर्जी कंपनी। दैट से एंगेज ह्यूज इनकम बाय द पे ऑफ डिविडेंड, क्योंकि भाई वे बड़े इन्वेस्टर थे, जैसे हर्षद मेहता थे ना एक तरीके से, इस तरीके से मान लो कि हर्षद मेहता जैसे ही वे एक बड़े इन्वेस्टर थे। तो जिस तरीके से हर्षद मेहता थे या राकेश झुंझुनवाला सर थे, तो इसी तरीके से वो भी दिनसो मांझी पेरेंट भी एक जमाने के बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, तो उन्हें एक बहुत बड़ा अमाउंट आता था इन दी फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड को डिविडेंड पे टैक्स ना देना पड़े, इसलिए उन्होंने फर्जी कंपनी बना देते थे और फर्जी कंपनी से भी ऐसे ट्रांजेक्शन्स कर देते थे जिससे वो वाइट चमके पैसा और वो पैसे पे टैक्स बच जाए। तो उन्होंने कुछ कंपनीज बनाई थी, उनके शेयर परचेस करे स्टॉक एक्सचेंज पे अपनी इनकम से बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, और फिर उसी इनकम को खुद पे वापसी मंगा लिया लोन के जरिए कि कंपनी ने इस पर्सन को लोन दिया। अब लोन पे तो लेने पर तो इनकम है नहीं, सबको पता है कि भाई मान लो मैं किसी बैंक से लोन लेता है, किसी भी इंस्टीट्यूशन, तो उस पर मेरे पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये क्या करते थे, फिर डिविडेंड कमाया, डिविडेंड कमा के कंपनी के शेयर परचेस कर लिए जो कंपनी फर्जी बनाई है, और उस कंपनी से अपने नाम पे लोन ले लिया उसी पैसे को, तो पैसा वाइट कर दिया, या पैसा इसे कहते हैं आज के जमाने में तो इस चीज को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आ जाता है, लेकिन इसे ही कहते हैं कि कंपनी को काले धन को सफेद करना है कहीं ना कहीं इस तरीके से। और ये दिनसो मानिजी पैटर्न जी का जो ये फॉर्मूला था, ये आज भी कहीं ना कहीं दिख जाता है न्यूज़ों में कि इसने इतनी शैल कंपनी थी, ये आज तक इस्तेमाल हो रहा है कहीं ना कहीं, बट गलत है, नहीं होना चाहिए। तो कहाँ थे हम, यहाँ ट्रांसफर, ठीक है ना। द कोर्ट डिसाइड दैट द प्राइवेट कंपनीज वर अ शेम एंड कॉर्पोरेट विल बी लिफ्ट टू डिसाइड द रियल ओनर ऑफ द इनकम। तो जो प्राइवेट कंपनी, जो कंपनी उन्होंने बनाई थी, वे सिर्फ इस पर्पज से बनाई थी उन्होंने कि वे टैक्स चोरी कर सके, तो इसलिए कोर्ट ने वो कॉर्पोरेट बिल को अपलिफ्ट कर दिया, और जो दिनसो मानिक जो रियल कॉर्पोरेट थे उन्हें उसके हिसाब से जो लॉ के प्रोविजन थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डिसीजन सुनाया जज ने। और जो थर्ड केस होता है टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशंस। अब लीगल ऑब्लिगेशंस का वर्ड लेते हैं, वेयर इट इज फाउंड एट, हाँ देखो केस पढ़ते हैं बताऊँ। द वर्कर एम्प्लॉयड वर्कमैन वर्क एम्प्लॉयड इन एसोसिएशन रबर इंडस्ट्री लिमिटेड भावनगर वर्सेस द एसोसिएट रबर इंडस्ट्री भावनगर एंड अदर। देखो सब सेम है, यहाँ से पढ़ो, यहाँ से सब सेम है, देखो दोनों में यो भी और यो भी। तो ये एक कंपनी थी एसोसिएट रबर इंडस्ट्री जो भावनगर में थी, तो रबर की थी, तो ये कंपनी थी, और इसके वर्करों से केस होता, तो वर्करों ने केस डाला था। अब देखो ये तो पढ़ना होगा कि जो वर्सेस से इधर होता है वो होता है जिसे दिक्कत है, जिसे कुछ परेशान करा गया है, ये जो केस करना चाह रहा है, जो कुछ अपने लिए जस्टिस मांग रहा है। और ये जो वर्सेस के इधर होता है, ये वो पर्सन होता है या वो एंटिटी होती है जो जिसने करा है, या जिस पे ये इल्जाम लगा है कि उसने करा है कोई गलत चीज जो भी, तो ये होता है ऐसा पढ़ने का वो। तो जो वर्कर्स थे इस कंपनी की, ये वर्कर्स वर्सेस कंपनी का है। मान लो कि ये कंपनी थी, इसके वर्कर्स ने कंपनी के खिलाफ ही करा था। क्यों करा था, कि जो इनकी वो होती है ना बेजिस वगैरह, तो बेजिस में ये गड़बड़ कर रही थी कंपनी, बेजिस प्रॉपर नहीं दे पा रही, जो कहीं ना कहीं लीगल चीजें लिखी हुई है उसके हिसाब से नहीं पे कर रही थी। देखो पढ़ते हैं, वेयर इट इज फाउंड दैट द सोल पर्पस ऑफ द फंडेशन ऑफ अ कंपनी वाज टू यूज इट्स इज अ ड्राइव टू रिड्यूस द अमाउंट टू बी पेड वर्कर्स बाय बोनस। कि मान लो कहीं ना कहीं लेबर्स एक्ट में या किसी और एक्ट में मान लो लिखा हुआ है कि इतना बोनस देना है लेबर को, अभी कंपनी करती थी, ये कंपनी दूसरी कंपनी बना लेती थी और इनकम ही कम दिखा देती थी कि भाई हमारी इनकम ही कम है तो बोनस कहाँ से दें, या फिर दें तो कम ही देंगे क्योंकि जब इनकम कम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कॉर्पोरेट बिड को लिफ्ट कर दिया था और रियल ओनर्स मतलब रियल कॉर्पोरेट को सजा दी थी। फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडी टू एक्ट एज एन एजेंट।
सब्सिडी फॉर्मेट कर जाती है एजेंट की तरह एक्ट करने के लिए। कंपनी में भी समटाइम्स बी रिगार्डेड एज एन एजेंट और ट्रस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स और अनदर कंपनी में thereby be deemed to be the loss of its individuality in favor of the principal. Therefore the principal be held liable for the act of the company. मान लो कोई सब्सिडी ने वो करा और वो इंडिविजुअलिटी अपनी लॉस कर दी, पढ़ लेते हैं। इन एक केस था मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। क्या था? ए ट्रांसपोर्ट कंपनी वांट्स टू ऑब्टेन लाइसेंस फॉर द व्हीकल्स। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी जो व्हीकल्स के लिए अपने व्हीकल्स के लिए लाइसेंस मांगी, क्योंकि जब गाड़ी चलाते हैं या वो बसेस चलाएंगे तो लाइसेंस तो लगेगा। लेकिन जो वहाँ की फॉर बट कुड नॉट डू सो फॉर इट्स ओन नेम, लेकिन वहाँ की कंपनी नहीं दे रही थी, वहाँ की अथॉरिटी उसे नहीं दे रही थी उस एंटिटी को। तो उसने क्या करा, उसने अपनी एक सब्सिडरी बनाई एंड फॉर उस सब्सिडी के नाम से लाइसेंस अप्लाई करा और जो उसकी व्हीकल्स थी वो भी सब्सिडी कंपनी के पास पहुंचा दी। तो इस केस में क्या माना जाएगा कि वो कंपनी से, देखो हमारे पास मान लो एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, कंपनी ने चाहती है कि वो व्हीकल्स की बिजनेस करे, लेकिन उसका क्या पता कोई पास रिकॉर्ड खराब है या किसी वजह से अथॉरिटी ने उसे परमिट नहीं करा कि भाई तुम नहीं चला सकते। तो उन्होंने क्या करा, उसने एक अपनी सब्सिडी बनाई, अपने सारे जो ट्रांसपोर्ट बसेस थी सबको सब्सिडी कंपनी के प्रीमाइसेस पे भेज दी और उसके नाम पे लाइसेंस लेके बिजनेस चालू कर दिया। तो इस केस में क्या करा, इस केस में जो था कॉर्पोरेट भी हटा दी गई और ये माना गया कि सब्सिडी की कोई इन्फ्लुएंस करने की पावर होती है होल्डिंग कंपनी में, तो सब्सिडी होल्डिंग एक है और क्योंकि हम होल्डिंग को ही लाइसेंस अलाउड नहीं कर रहे तो सब्सिडी को भी लाइसेंस अलाउड नहीं करेंगे। ये थी ये जजमेंट। तो यही है कि कोई भी एक ऐसा सब्सिडी से एक्ट कराना जो लॉ के अगेंस्ट है, उस केस में कंपनी होल्डिंग कंपनी को ही लायबल माना जाएगा। कंपनी फॉर्म फॉर फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट ऑफ डिफॉल्ट लॉ, ये कंपनी फ्रॉड के लिए या फिर इम्प्रॉपर कंडक्ट ऑफ डिफॉल्ट के लिए, देखो पढ़ लेते हैं। Where the device of the incorporation is adopted for some illegal or improper purpose. Example, default of circumstances, loss, default creditors, or avoid legal obligation. गिलफार्ड मोटर्स वर्सेस होन का केस था ये। मतलब कोई फ्रॉड करने के लिए कंपनी कर रहे हो या फिर तुम कोई ऐसी चीज के लिए कर रहे हो जो लोग, जैसे मान लो लोग किस चीज के लिए मना कर रहा है, जैसे क्या बोल नहीं चाह रहा मैं, जैसे मान लो कि कुछ ऐसे चीज सब्सटेंस है जो ह्यूमंस के लिए या कोई ऐसी मेडिसिन है या कोई चीजें हैं जो ह्यूमंस के लिए खराब है। अब कंपनी उन चीजों के लिए फॉर्म करी गई है, उन चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए फॉर्म करी गई है। समझ जाओ मैं किस चीज के बारे में कहना चाह रहा हूँ। कोई ऐसी दवाई है, आप समझ गए होंगे आप, जो नहीं सही मतलब अच्छी नहीं है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, और अगर कंपनी कोई बन नहीं है उसके प्रोडक्शन के लिए, तो उस कंपनी और उसके जो बनाने वाले मेंबर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं उन्हें एक माना जाएगा और उन्हें ही सजा दी जाएगी, क्योंकि कंपनी को तो सजा दे ही नहीं सकते। ये यहाँ तक, तो यहाँ तक इसके ये कॉर्पोरेट बिल्स और उसकी लिफ्टिंग, इस तक आगे का नेक्स्ट वीडियो में।